आज बहुत दिनों बाद फिर एक कहानी लेकर आए हैं। दरअसल इधर इन दिनों हम पढ़ रहे थे पृथ्वीराज मोंगा जी की कहानियां। उनका एक कहानी संकलन वो कोई एक, ये कहानी संकलन प्रकाशित हुआ था उनका। और इसमें उनकी करीब 10 कहानियां हैं, लगभग 10 कहानियां हैं। पृथ्वीराज मोंगा जी जो है, उनका जन्म 1950 में हुआ था हरियाणा में। और हिंदी के जो नया और 7वें दशक के कथाकार थे, उनमें उनका नाम आता है, प्रोमिनेंटली आता है। और वो कहानी एक पत्रिका हुआ करती थी, उसका वार्षिक पुरस्कार, उस योजना के अंतर्गत उनको वार्षिक पुरस्कार भी वार्षिक पुरस्कार निकलता था, तो प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनके। वो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा भी पुरस्कृत थे और हमारा जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उसमें संपादक भी थे। तो इस संकलन की कहानियां पढ़ते हुए हमें लगा कि वो जो दशक था उसके जो काफी हर दशक में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लिखने में, और ये तो इसमें समसामयिक लेखन की प्रतिष्ठा में ये कहानियां सहयोगी नहीं है, लेकिन इसमें जीवन की भागीदारी की और एक सही समझ परिलक्षित होती है। लेकिन हम आज जो कहानी पढ़ेंगे ना यहाँ पर, वो कहानी है, इस संकलन की प्रथम कहानी है गुलाम। और मुझे लगता है कि बच्चों के मनोविज्ञान को लेकर जो कुछ कहानियां विभिन्न परिस्थितियों में हमने पढ़ी हैं, उसमें इस कहानी का भी शुमार होना चाहिए था। आपका बंटी तो मन्नू भंडारी जी की सभी लोग जानते हैं। हाँ, एक रेनी डे करके कहानी है डॉक्टर सुमति अय्यर की। हाँ, उसमें भी बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर वर्णन है। और ऐसे ही ये पृथ्वीराज मोंगा जी की कहानी है गुलाम। कहानी का शीर्षक है गुलाम, और ये कहानी संकलन वह कोई एक में की प्रथम कहानी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी और पहुंचते हैं बच्चों के मन के पास, उस दशक में जैसे बच्चे हुआ करते थे। आज तो बच्चे बहुत अलग हो गए हैं उससे, लेकिन चलिए कहानी शुरू करते हैं। पप्पू को रह रहकर अपने पर गुस्सा आ रहा था। पप्पू को रह रहकर अपने पर गुस्सा आ रहा था। उसने पापा से कह क्यों नहीं दिया? कह देता कि आज उसको स्कूल जाने दे। अगर कह देता तो क्या होता? क्या वो मारते? नहीं, पापा नहीं मारते हैं। पापा तो कभी नहीं मारते हैं। पर ये जो मम्मी है ना, मम्मी, ये बहुत गंदी है, बहुत मारती है। अगर वो पापा से कहता और मम्मी ने सुन लिया होता तो मम्मी चीख पड़ती। इस जन्म जले को आज भी चैन नहीं है। पहले ही जो बड़ा स्कूल जा जाकर कुछ कर लिया है इसने। उसे पता था मम्मी ऐसा कहेंगी, इसीलिए तो उसने पापा से कहा नहीं। अगर कह दिया होता ना, तो जो अब दरवाजे पर खड़ा हुआ वो दाना चुगती मुर्गी और उसके चूजों को देख रहा है, उन्हें देखने की बजाय अपने लाल हो रहे कानों को सहला रहा होता और भूरी चींटियों के काटने से होने वाली पीड़ा को रोता रोता सह रहा होता। इसीलिए उसने नहीं कहा पापा से। उस दिन भी मम्मी ने बहुत मारा था, कान भी खींचे थे। अरे वो सिर्फ चौक ही तक तो गया था, फिर भी पीटा था। और उस मार का ध्यान आते ही उसका हाथ झट से कान पर चला गया। वहां जलन नहीं थी, चींटियों से के काटने वाली पीड़ा भी नहीं थी। और फिर वो सिर को झटका देकर चौखट पर ही बैठ गया। पप्पू देख रहा है कि मुर्गी के साथ 5 चूजे भी।
रोज ही ऐसा होता है कि दाना चुगते चुगते मुर्गी किसी खाने वाली चीज को पहले चोंच में पकड़कर 2-3 बार ऊपर नीचे पटकती और फिर कों कों करने लगती। और इस कों की आवाज को सुनते ही मुर्गी के आसपास एक सीमित दायरे में टहलते चूजे भागकर मुर्गी के पास पहुंच जाते और तब तक एक चूजा उस चीज को चोंच में दबाकर एक और भाग जाता और बाकी सब चूजे भी गिरते पड़ते उस चूजे के पीछे दौड़ते, वो वाली चीज छीन लेने के लिए जिसको वो चोंच में दबा के भाग गया था। लेकिन आज ये सब नहीं हो रहा था। आज नहीं हो रहा था ऐसा। आज मुर्गी के बुलाने पर चूजे चुपचाप उसके पास आए और आकर खाने लगे। छीना झपटी हो रही है, थोड़ी बहुत छीना झपटी तो हो रही है, पर पहले जैसी नहीं है। पता नहीं क्यों पप्पू को लगा कि शायद आज चूजे बीमार हैं। उसका मन भी किया कि भागकर एक चूजे को पकड़ ले। गुड्डी तो भी अंदर है, पता नहीं कब तक नहाएगी। वो उठने को हुआ, चूजा पकड़ने के लिए उठने को हुआ, तब तक मम्मी की आकृति आंखों के सामने तैर गई और वो फिर बैठ गया। बैठा ही रहा वो पर। ये मम्मी भी बड़ा मारती है। उस दिन भी मारा था। उस जीवन मल वाले चौक से जुलूस निकल रहा था, तभी पिंकी का भाई रमेश आया। बोला चलेगा नहीं, बड़ा अच्छा जुलूस है, नाचने वाली भी है। नाचने वाली? हाँ हाँ, लच्छू अभी अभी देख के आया, चल ना चले। लेकिन मम्मी, अरे तू तो झल्ला है, बस हम जल्दी से लौट आएंगे, मम्मी को तो पता भी नहीं चलेगा, मैंने भी नहीं बताया है, बोल चल रहा है ना। लेकिन जुलूस में हो गई लड़ाई। वो वापस आया तो मम्मी उसे ढूंढ रही थी। मम्मी ने उसे बालों से पकड़कर खींचा और चीखते हुए बोली, कहाँ गया था? बाल खींचने से उसकी जान जैसे सिर में जाकर अटक गई थी। बड़ी मुश्किल से कह पाया था, जुलूस में तुझे मना किया था ना ऐसी हरी गरी जगह जाने के लिए। वो चुप रहा और तभी तड़ 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 कई चाटे उसके गालों पर पड़े थे, कान भी खींचे थे। अब भी मम्मी मारेगी। चूजे न पकड़ने को मना कर रखा है ना उसने, चूजे पकड़ने को मना कर रखा है ना। और सुबह तो वो बड़ा ही मारती मारती तो मारती, लेकिन बुढ़े मौसम जी प्यार तो करते। 3-4 महीने पहले जब वो दीपू स्कूल छोड़कर गया था, तो मास्टर जी ने कुर्सी पर बैठे बैठे दीपू को छाती से सटा लिया था, माथा भी चूमा था, सिर पर हाथ भी फेरा था। आज मास्टर साहब उसके सिर पर भी हाथ फेरते, उसका भी माथा चूमते, छाती से भी सटाते। अब तक तो मारते ही रहे हैं, अब तक तो मारते ही रहे हैं। आज मौका आया तो मम्मी ने स्कूल ही नहीं जाना, खुद सबसे मिलती फिर रही है जा जाकर। मम्मी बोली थी, अजी पप्पू का सर्टिफिकेट लेते आना याद से। ये क्या करेगा जाकर, यहाँ घर में मेरा हाथ बटाएगा आज। वो चुप रहा था, पापा भी नहीं बोले थे। अच्छा कहकर पापा चले गए थे। ये मम्मी और पापा भी, उसने जोर से सिर झटक दिया। पप्पू क्या है बुड्ढी, बोल मत, चूजे भाग जाएंगे। और वो चौखट पर बैठा चूजों को देखता रहा। अरे हाँ, चूजे हैं, काले काले, चिट्टे चिट्टे, पीले पीले। पीले नहीं, लाल हैं। इस बुड्ढी को तो रंग भी नहीं आता है, रंग भी नहीं पता है इसको।
पप्पू ने गुड्डी के टूटे हुए दांतों की ओर इशारा किया। गुड्डी ने झट से होंठ खींच लिए। दोनों होंठ भींचकर टूटे हुए दांतों की जगह बनी हुई खिड़कियों को छिपाने के प्रयास किए। हड़बड़ाहट पर उसे हंसी आने को हुई, किंतु वो मुस्कुराकर रह गया और चूजों को देखता रहा। वहां चूजे होंगे? कहाँ? वहीं कहाँ? वो खिंच गया। वहीं जहाँ हम जा रहे हैं, अमृतसर। उसने ठंडी सांस ली। नहीं, वहां नहीं होते, लच्छू कहता था। उसकी आंखें आकाश की ओर उठ गई। आंखों में कुछ गीलापन झांकने लगा। फिर चूजों की ओर देखा। चूजे अब उसे ज्यादा प्यारे लगने लगे थे। जाने क्यों? गुड्डी भी चुप हो गई। कुछ क्षण उसी तरह चुपचाप खड़ी रहने के बाद एकदम बोली, हम रोज देख जाया करेंगे। गुड्डी की आंखों में चमक थी। चुप रह, तू देख जाएगी गुड्डी, इतनी दूर है अमृतसर। वो दोनों बाहें फैलाकर चील बन गया। शायद जहाज। ओ पप्पू! दोनों चौंक गए। वो उठा, चूजे भाग गए। वो अंदर आया। मम्मी बड़े ट्रंक में बिस्तर ठूंस रही थी। बोली, जा जरा देख कर आ, लच्छू की माँ घर पे है क्या? वो बोला नहीं, सिर से हाँ कह दी। गुड्डी को साथ ले लच्छू के घर की ओर चल पड़ा। लच्छू से उसकी कट्टी है ना, उसके घर वो खुद नहीं जाएगा, गुड्डी को भेज देगा। अगर वो गया तो लच्छू सबके सामने अंगूठा दिखा दिखा कर उसे चिढ़ाएगा, कट्टी वाला घर आया, कट्टी वाले का दिल आया, कट्टी वाला घर आया। पर लच्छू इस वक्त घर पर कहाँ होगा? वो तो स्कूल गया होगा। और उसके पीछे से घर जाने में क्या है, उसे पता थोड़ी चलेगा। गली के कोने में पहुंचा तो बेबी, रानी, पिंकी, टीटू और भी सब बच्चे कड़की खेल रहे थे। बेबी ने स्टेपू फेंका, तीसरे घर में जाकर गिरा। वो लंगड़ी होकर एक पैर पर एक के बाद एक घर पार करने लगी। उसका जी चाहा, पप्पू का जी चाहा कि छेड़ दे इसको, लंगड़ी, पर कहा नहीं। जाने क्यों, आज मन नहीं किया। कड़की खेलेगी गुड्डी? उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। तू खेल, मैं लच्छू की माँ को देख के आता हूँ। लच्छू की तो कट्टी है। गुड्डी का मुंह खुल गया। चुप रहे गुड्डी। उसने आसपास देखा, किसी ने नहीं सुना था। मैं उससे थोड़ी बोलता हूँ, मौसी को देखने जा रहा हूँ। बुशर्ट को नेकर के निचले बटन तक खींच वो लच्छू के दरवाजे पर के सामने जा खड़ा हुआ। मौसी मटर छील रही थी। मन चाहने लगा लच्छू उसे अपना घर आया देख लेता तो अच्छा लगता। लच्छू कितना कितना तो अच्छा है। अरे तू आज इधर कैसे भूल निकला? मौसी के हाथों में अच्छी मटर की फली वैसी की वैसी रह गई। वो सकपका गया। पूछा, लच्छू है? हाँ, अभी तुझे देखकर अंदर भाग गया है। स्कूल तेरे ही लिए नहीं गया है। कहता था पप्पू आज जा रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तभी झिझकता हुआ लच्छू उसके पास आ खड़ा हुआ। दोनों बाहर आ गए। अरे पप्पू, तेरी माँ घर पे है कि कहीं गई है? एकदम से पप्पू दरवाजे के भीतर आया, आंगन में खड़े होकर कहा, मैं तो भूल ही गया मौसी, मम्मी ने आपको ही देखने के लिए भेजा था। तो जा माँ से कह देना
मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा कहकर उसने सिर हिलाया और दोनों गली में आ गए, एक साथ चलते हुए भी जैसे एक दूसरे से पूर्णतः कटे हुए। दोनों चुप चुप, शायद दोनों कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे कि कौन सी बात कहां से शुरू करें। लच्छू ने संतू चाचा के खोखे से 10 पैसे की गुड़ की टांगरी लेकर हाथ पप्पू के सामने कर दिया। पप्पू को टांगरी बड़ी पसंद है। उसने टांगरी का एक टुकड़ा उठाकर झिझकते झिझकते मुंह में डाल लिया। आज टोली में तेरी और रामू की बारी थी। लच्छू ने टांगरी का टुकड़ा दांतों में पकड़ लिया। हाँ अब कैसे होगा, पर हम तो जा रहे हैं ना। रामू के साथ मेरी बारी तू दे देगा? नहीं तो मुझे माँ की गाली लगेगी। देगा? वो लच्छू की ओर आशा भरी आंखों से देखने लगा। लच्छू की आवाज भर्रा गई। शायद टांगरी का बेसन गले में फंस गया था। लच्छू की आवाज ऐसी क्यों हो गई है, पप्पू सोचने लगा। लच्छू कुछ कहने जा रहा था कि पप्पू ने टांगरी का टुकड़ा मुंह में उछालते हुए कहा, आप चले गुड्डी। गुड्डी ने एक पल उसे देखा, फिर पिंकी, रानी, टीटू, बेबी सबको। बोली नहीं, चुपचाप चलने लगी। दो एक बार मुड़कर सबको देखा। अचानक ठोकर लगी और गिरते गिरते बची। सहम कर पप्पू की ओर देखा। पप्पू ने झिड़कने के बजाय उसे टांगरी पकड़ा दी और मुस्कुरा भी दिया। वहां जाकर चिट्ठी लिखेगा ना? लच्छू ने पप्पू का कंधा थाम लिया। पप्पू चौंक गया। हाँ हाँ लिखूंगा, जरूर जरूर से लिखूंगा। कब? कल? नहीं नहीं, आज ही पहुंचते ही। उसे लगा वो चिट्ठी नहीं लिखेगा। उसे लिखना कहाँ आता है, पापा को समय ही नहीं मिलता। मम्मी चिट्ठी लिखने को पता नहीं क्या क्या कहती है, खबत कहती है, खप खप। पिछले साल अबोहर में भी उसने कुंती, राजा, रीशा और बाकियों के नाम नहीं याद आ रहे हैं, पर सबसे कहा था कि चिट्ठी लिखेगा, लेकिन नहीं लिखी। मम्मी ने लिखा ही नहीं, उन्होंने भी नहीं लिखी। कुंती बड़ी अच्छी थी, उसे चॉकलेट देती थी। चिट्टे बालों वाले अपने छोटे से पिल्ले को प्यार भी करने देती थी। उसे भी नहीं लिखी चिट्ठी। उसे मम्मी और पापा पर गुस्सा आने लगा। तीनों भीतर आए। लच्छू की माँ मम्मी के पास बैठी बातें कर रही थी। वे पास जाकर रुक गए। लच्छू की माँ बोली, लच्छू जब बाप को रोटी दे आ, मैं जरा घंटा भर पप्पू की माँ के पास बैठ लूं। लच्छू ने डिब्बा पकड़ लिया। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए पप्पू से कहा, मैं अभी आता हूं। गुड्डी मम्मी के पास चारपाई पर बैठ गई। वो दरवाजे पर आ गया। चूजे मुर्गों के पास दुबके बैठे थे। मुर्गी जोर से कों कों को कों कर रही थी। वो आसपास बिल्ली को खोजने लगा। अबोहर में उसके घर पर एक मुर्गी थी। बिल्ली उसे गर्दन से पकड़ कर ले गई थी। उसके बाद मम्मी ने फिर नहीं खरीदी। वहां बंदर भी बहुत थे। छोटा सा बंदरी का बच्चा बंदरी की गोद में बैठा दूध पीता रहता था। नीम पर चढ़ना होता तो बंदरी के पेट पर चिपक जाता। बड़ा मजा आता था। यहाँ बंदर नहीं आते, चूजे हैं। अमृतसर में बंदर भी नहीं होंगे, चूजे भी नहीं, कुंती राजा भी नहीं, लच्छू भी नहीं, बाबू, रमेश, पिंकी, टीटू, रानी, कोई भी नहीं।
ऋषा कितना अच्छा था, उसके साथ ही में पढ़ता था। ऋषा के पास पैसे नहीं होते थे, उसका पापा नहीं था ना, इसीलिए। पर वो उसे अपने पैसे से खिला देता था। कभी चाट खाते थे, कभी चूरन, कभी संतरे की गोलियां, टांगरी, और कभी कभी हाँ इमली भी खाते थे। इमली तो वे वैसे रोज ही खाते थे। माँ ऋषा के साथ घूमने फिरने से मना करती थी, वो फिर भी इससे बोलता था। और राजा ने उसे एक दिन स्कूल में पीटा था, फिर दोस्ती भी हो गई थी। राजा को पापा पुलिस में था ना, कई बारी जीप में वो राजा के साथ घूमने जाता था। ओह बड़ा मजा आता था। जीप के हैंडल वाली पों पों बजाकर बड़ी तालियां बजाया करते थे। और कुंती, वो बड़ी अच्छी थी, सबसे अच्छी थी, बिल्कुल लच्छू के गाय के बछड़े की तरह। नहीं, बछड़ा तो अब गंदा हो गया है। हाँ, वो मक्खन की तरह गोरी थी। उसका पिल्ला भी बड़ा सुंदर था, छोटा सा चिट्टे बालों वाला। एक दिन उसने कुत्ते का मुंह चूम कर कहा था, तेरा ये पम्मी बड़ा सुंदर है, गोरा है। मैं सुंदर नहीं, गोरी नहीं? कुंती मुंह फुलाकर बोली थी। अरे नहीं, तू भी बड़ी सुंदर है, गोरी है। तेरा पम्मी भी बड़ा सुंदर है और गोरा है। और उसने कुंती का भी मुंह चूम लिया था। वो नाराज हो गई थी, पता नहीं क्यों। कहती थी लड़कियों का मुंह नहीं चूमा करते हैं। पर वो गुड्डी का तो रोज ही चूमता था। गुड्डी भी तो लड़की थी। पर फिर उसने कुंती को नहीं चूमा था कि कहीं नाराज ना हो जाए। पापा वहां से यहाँ ले आए और यहाँ से अब अमृतसर। यहाँ तो लच्छू है, काकू है, टीटू है, रानी पिंकी है। वहां ये भी नहीं होंगे। जैसे पहले पहले यहाँ कोई नहीं था। अमृतसर, उफ, सिर को झटक कर वो भीतर आ गया। मम्मी को देखा, वो रो रही थी। सच शांता बहन, बड़ा दुख हो रहा है तुमसे बिछुड़ने का। मम्मी ने फिर आंसू पूछे। मेरा तो तुझसे मुआ मन ही मिल गया है। लच्छू की माँ की आवाज भारी हो गई, आंखों से आंसू बाहर छूट पड़े। उसे याद आया पिछले साल अबोहर में भी मम्मी इसी तरह रोई थी। कुंती की माँ भी रोई थी, उससे पहले भी रोई थी। कहाँ? नाम नहीं याद आ रहा उसे। पापा से कई बार पूछा है पर फिर भूल जाता है। शहर का नाम है ही ऐसा। हाँ, सोनीपत में। हाँ, सोनीपत में। वहां किसके साथ रोई थी? ये पेट सब करवाता है बहन, सरकारी नौकरी ठहरी, पता नहीं कब कहाँ झोंक दे। मम्मी ने साड़ी के पल्लू से फिर आंसू पूछे। आंसू फिर गालों पर फिसल आए। ठीक कहती है तू, पहले पहले तो मन रमता नहीं, और जब रमा तो शहर छोड़ दिया। तुम्हारा बड़ा जिगरा है भाई, मैं तो मर ही जाऊं, कभी यहाँ कभी वहां, सारी जिंदगी सन्यासियों की तरह इधर से उधर। उसे एकदम से हरिद्वार की याद हो आई। पिछले महीने दादी मर गई थी। थोड़े दिनों बाद सभी हरिद्वार गए थे। वो, गुड्डी, मम्मी, पापा, पता नहीं क्या लेके गए थे। कहते थे फूल हैं। हरिद्वार में गुड्डी सो गई थी मम्मी की गोद में। दोनों तरफ नदियां बह रही थी। वे बीच वाली पटरी पर बैठे थे। रात को एक साधु का भाषण सुनने पर मम्मी ने पूछा था, आपका ठिकाना कहाँ है बाबा? साधु गंगा की ओर देखते हुए उसके सिर के बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला था, हम सन्यासी लोगों का क्या ठिकाना बच्चा, रेत के टीले की तरह कभी यहाँ कभी वहां। कौन सी गाड़ी से जा रही हो?
फ्लाइंग से 4 बजे। ज्यों ज्यों समय नजदीक आता जाता है मेरा तो कलेजा ही बाहर मुंह को आ रहा है। मम्मी के आंसू फिर टपक पड़े। उससे मम्मी पर क्रोध आ गया, वहां से हटा और फिर दरवाजे पर आ गया। कलेजा मुंह को आ रहा है, वो खींच गया। उसे स्कूल तक नहीं जाने दिया, उसे भी तो दोस्तों से मिलना था, मास्टर साहब की छाती से सटना था, तो उसकी किसे फिक्र है। सभी को मारना आता है बस, और कुछ नहीं। वो चौखट पर बैठ गया। मुर्गी और चूजे धब्बों से नजर आने लगे। एक बड़ा सा धब्बा भी नजर आया। उसने आंखें पोंछ ली। गीली हथेलियों को बुशर्ट में पोंछ कर उसने सामने देखा। बड़ा धब्बा मुर्गा था, लच्छू वाला। यहाँ कैसे बैठा है? वो चौंक गया। सामने पापा थे। खड़ा होकर नेकर के पीछे का हिस्सा हाथों से झाड़ने लगा। बोला, सर्टिफिकेट ले आए? हाँ। मास्टर साहब कुछ कहते थे? क्या कहते थे? पापा भीतर जाने लगा। पापा। वे रुक गए। मन चाहा पूछे, पापा आप वही शहर क्यों छोड़ देते हैं जहां मेरे दोस्त बन जाते हैं? पर पूछ इतना ही पाया, कब जाना है पापा? 1-2 घंटे बाद। तैयार हो जा। वे भीतर चले गए। सच में पापा उसके दुश्मन हैं, तभी अब ओहर छोड़ा। उससे पहले सोनीपत, उससे पहले याद नहीं रहा। अब राजपुरा छोड़ रहे हैं। मम्मी भी पापा का साथ देती है। नोट कोई वो थोड़े देता है मम्मी को, तभी तो। यहाँ जब स्कूल गया था तो शुरू में सारे उसे उल्लू बनाते थे। उसका खाना चुरा कर खा जाते थे। उसे पीटा भी था सबने। अब कहीं दोस्ती बनी है जाकर, और अब चलो अमृतसर। उसने सिर झटक दिया। भीतर आया। पापा एक चारपाई उखाड़ कर बांध चुके थे, दूसरी उखाड़ रहे थे। वो पास खड़ा होकर झुके हुए पापा की पीठ को देखने लगा। पापा ने पीछे मुड़कर देखा, तभी मम्मी की आवाज आई, खाना खा लीजिए आकर, और पप्पू को भी भेज दें। आओ आओ खाना खा लें। पापा ने पप्पू के कंधे को थपथपाकर सिर को बाईं तरफ झटका। उखड़ी हुई चारपाइयों को देखते हुए वो चौके में चला गया। पिछले साल भी पापा ने चारपाइयां उखाड़ी थी, और उससे पहले भी। हर बार उखाड़ते हैं। पापा ने आलू के 2 टुकड़े मुंह में डाल तरी चूस कर थाली में रख दिए। गुड्डी रोटी के साथ आलू खाने लगी। उसका मन चाहा गुड्डी को चिढ़ाए, गुड्डी को मिर्ची लगती है। एक पल के लिए गुड्डी को देखा भी। गुड्डी ने भी उसे देखा। वो डर गई और बिना आलू लगाए रोटी का कौर मुंह में डाल दिया। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाता रहा। मम्मी ने रोटी का एक और कौर अपने मुंह में डालकर चबाते हुए कहा, पक्की नौकरी क्या कभी नहीं होगी? क्यों, क्या हुआ? पापा ने मम्मी की ओर देखा। सच मेरा तो मन दुखता है ऐसे सबको छोड़ते हुए। साल से पहले ही शहर छूट जाता है। ये भी कोई जिंदगी है? कभी यहाँ, कभी वहां, कभी कहीं, कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। वो सिर नीचे किए बैठा रहा। जी चाह रहा था मम्मी से पूछे, मम्मी हम सन्यासी हैं कि रेत के टीले? नहीं, मम्मी मारेगी। पापा से पूछे। सिर उठाया। ये तो अभी बच्चे हैं, इन्हें समझ नहीं, पर मुझसे तो अब सहा नहीं जाता। मम्मी की आंखों से 2 आंसू गालों पर लुढ़क आए।
वो सिर झुकाए सुनता रहा। मम्मी बोलती रही। उसे लगा वो ज्यादा देर यहाँ नहीं बैठ पाएगा। क्यों, क्या हुआ? बस भूख नहीं है। वो खड़ा हो गया। थोड़ी सी खा ले, रास्ते में भूख लगेगी, पापा बोले। नहीं, उसने डरते डरते कहा। अच्छा, दूर ना निकलना, अभी जाना है घंटे भर में। वो बाहर आ गया। पापा बोले, अमृतसर जाने की खुशी में भूख भी मर गई। क्यों? तभी तो बचपन को सभी सराहते हैं। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। मम्मी कुछ नहीं बोली। वो आंगन को पार कर दरवाजे पर आ गया। गीली हो गई आंखों को हथेलियों से पोंछा। आंखें फिर भर आई। उसने फिर पूछा। आंसू नहीं थमे तो हिचकियां ले लेकर रोने लगा। धीरे 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 धीरे। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों के मनोविज्ञान और उनके मन के भीतर की उठापटक का कितना सुंदर चित्रण है ना। और जो जिस तरह का जीवन दर्शाया गया है कि जब ट्रांसफर हो जाने पर सामान बांधना, ट्रंक में सामान ठूसना और चारपाइयों को खाके, मुझे लगता है हम जिन लोगों ने वो दशक जिया है उन लोगों के दिमाग में ऐसी बहुत सी रेल यात्राएं आ गई होंगी जब उन्होंने इस तरह से सफर करते हुए लोगों को देखा है। कहाँ होते थे तब ये डबल बेड वगैरह मध्यम वर्गीय परिवार में। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी काल का जीवन, साधारण आदमी का जीवन जानना हो तो कहानियां पढ़ना और कहानियां सुनना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार।